नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के 100 प्रश्न करेंगे। और अगर आप केवीएस पीआरटी में 60 लाना चाहते हैं और टीजीटी में 40 लाना चाहते हैं तो जितना भी कवर करवाया गया है पेडागोजी का पार्ट, उन सभी चीज़ों को देख लीजिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से प्रश्न बनना ही नहीं है। अगर आपने इतने चीज़ों को पढ़ा है तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो कहाँ पे समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है बालक? जब शैशवावस्था बच्चा जैसे ही पार करता है तो वो कहाँ जाता है? खेल के मैदान में जाता है। खेल के मैदान मतलब आस पड़ोस में जाता है। और आस पड़ोस से बच्चे अगर समूह की अवस्था में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? खेल के मैदान में जाते हैं, है ना। तो वहाँ उसका पहला समाजीकरण यानी कि उनके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। समाजीकरण मतलब समाज में रह रहे व्यक्तियों के साथ क्या वो अंतःक्रिया करना, यानी कि एक दूसरे से क्रियाकलाप करना सीख जाते हैं। तो वो बच्चे सबसे पहले कहाँ जाते हैं? खेल के मैदान में ही जाते हैं। देखिए, और वहाँ से बच्चे दोस्ती सीखते हैं, मित्रता सीखते हैं, दुश्मनी भी सीखते हैं। वहीं से ईर्ष्या की भावना भी वहीं से उत्पन्न होने लगती है। देखिए, यहाँ खेल के मैदान में बच्चे के लिए क्या क्या उत्पन्न होता है? बच्चे के मन में आपस में सहयोग करना भी सीखते हैं, अपने क्रोध पर संयम करना सीखते हैं और त्याग करना भी सीखते हैं। जब आप स्वयं फील कीजिए, जब आप उस उम्र में थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था, है ना। खेल के मैदान में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो वो होता है किशोरावस्था, है ना। और इसको याद रखिएगा, तनाव की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो ये आपको याद होना चाहिए, कर्ट लेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे कहाँ के? कर्ट लेविन क्षेत्र का सिद्धांत दिए। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। अगला है गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी पे मैंने वीडियो बनाया है अलग से, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। तो गेस्टाल्टवादी ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है। और जो जर्मन के विद्वान थे उन्हीं के समूह को गेस्टाल्टवादी कहा गया है। इसमें 3 विद्वान आते हैं मनोवैज्ञानिक। पहला है कोहलर, दूसरा कोफका और वर्दीमर। कोहलर से याद रखिएगा, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया है सुल्तान नामक चिंपैंजी पे, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो ये भी संज्ञानवादी के हैं, ना कि व्यवहारवादी के, याद रखिएगा। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत से भी ये जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? तो क्षेत्र का अर्थ होता है जीवन के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसका अर्थ होता है। देखिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? तो जीवन का जो विविध क्षेत्र है ना, जीवन में जितने भी आयाम आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं जीवन के, उन सभी चीज़ों का अर्थ इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐड किया गया है, खासकर शिक्षा से और स्वास्थ्य से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? ये बहुत बारी परीक्षा में आया है, तो ज्ञाने साहब ने दिया है श्रेणी क्रम का सिद्धांत। लर्निंग का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है अधिगम का? तो वो रॉबर्ट गेनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट गेनी ने किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो ये भी संज्ञानवादी के ही समर्थक थे, हैं, अभी भी हैं। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? मानसिक आयु के आधार पे तो अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया है मानसिक आयु के। देखिए, इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार बताया, पहला तो मानसिक बुद्धि और दूसरा वास्तविक बुद्धि। इन्होंने ही बताया है, बिने ने मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि के बारे में बताया है। अल्फ्रेड बिने ने किस देश के निवासी थे? तो ये अल्फ्रेड जो बिने हैं ये फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, अल्फ्रेड बिने ने दिया है और उनके कुछ सहयोगी भी थे, स्टर्न, टर्मन और साइमन। बिने का जो है एक कारक सिद्धांत, यानी कि बिने ने जो एक कारक का सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने क्या माना है कि बुद्धि एक कारक में ही निहित होती है, ठीक है। बुद्धि एक कारक में ही निहित होती है। तो ये इनके सहयोगी स्टर्न भी हैं, टर्मन भी है और साइमन भी है, ये आपको
दिमाग में बैठा रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने 2 कारक का सिद्धांत दिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के पहले तो 2 कारक सिद्धांत किसने दिए हैं? आपको याद रखना है, स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन, ऊपर जस्ट अभी बताया था मैंने, स्पीयरमैन। और ये देखिए बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत, यानी कि इनके अनुसार बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। और कौन कौन से तत्व होते हैं? ये होता है जी कारक सिद्धांत, एक एस कारक सिद्धांत। इसमें जनरल फैक्टर, इसको स्पेसिफिक्स फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, इसको ये भी याद रखिएगा, इसको इन्होंने वंशानुक्रम के अंतर्गत रखा है। ठीक है, एस कारक को इन्होंने वंशानुक्रम के अंतर्गत रखा है और एस कारक को इन्होंने वातावरण के अंतर्गत रखा है। यानी कि इनका ये मानना है कि जो बुद्धि होती है 2 कारणों से प्रभावित होती है, 2 कारक उसमें मौजूद होते हैं। एक तो हमें वंश के आधार पे मिलती है और एक वातावरण के आधार पे मिलती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सत्य है ना। जी कारक, एस कारक याद रखिएगा। एस फैक्टर, इसको जी फैक्टर भी कहते हैं और एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्पीयरमैन का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। किसने दिया है? समूह कारक। यहाँ पे क्या है? बुद्धि का समूह कारक। पहला याद रखिएगा, बुद्धि का फर्स्ट जो सिद्धांत दिया है, यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बीने ने दिया है, अल्फ्रेड बीने उनका पूरा नाम है। दूसरा स्पीयरमैन ने दिया है और तीसरा जो है समूह कारक सिद्धांत, यानी कि पहले वाले ने माना कि एक ही कारक का मतलब एक ही बुद्धि में एक ही कारक प्रभावित होता है। दूसरे ने, स्पीयरमैन ने क्या माना कि 2 कारक उसमें प्रभावित होते हैं। और इन्होंने क्या माना कि इसमें समूह कारक, यानी कि इसमें एक से अधिक बुद्धि के कारक प्रभावित होते हैं, यानी कि तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो देने वाले कौन थे? थर्स्टन थे। ठीक है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत पूछे तो कौन दिया है? थर्स्टन ने दिया। ठीक है, इन्होंने देखिए थर्स्टन ने कहा है कि बुद्धि के 7 कारक हैं। कितने हैं? 7 कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए अब है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे समूह कारक भी पढ़ लिए, अब क्या है? बहुकारक सिद्धांत। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दिमाग में एकदम से क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, जैसे समझा रहे हैं क्लैरिटी के साथ समझिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए। वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं आप लोग, है ना। बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो पढ़े लिखे ऑब्वियसली हैं। अब देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और एक बात ये याद रखिएगा कि बुद्धि का ये बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, बालू का, अगर पूछे आपसे कि बालू का सिद्धांत किसने दिया है, तो मतलब ऐसे पूछ सकता है बुद्धि का बालू सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना है किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है और इन्होंने भूल प्रयास का भी सिद्धांत दिया है अधिगम में, जो बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया है, याद होगा आप लोगों को। अब बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत ये बहुत बार ये एग्जाम में आया है, गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। अगला है, देखिए बहुत सारे हैं, बुद्धि टॉपिक ही है, बुद्धि टॉपिक पढ़ के जाइए क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बुद्धि का टॉपिक उसमें सबसे बहुत ज़्यादा एक लर्निंग टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक इंटेलिजेंस जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि। अब देखिए बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो आरबी कैटल ने दिया है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। गैने कहाँ के निवासी थे जिन्होंने श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है? अधिगम श्रेणी क्रम का सिद्धांत गैने ने दिया है। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है, जिसका क्रमिक रूप देखिए गेने ने बुद्धि को नहीं, अधिगम को 8 भागों में बांटा गया। अधिगम श्रेणी का सिद्धांत इन्होंने दिया है। पहला है देखिए संकेतक अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम जिसको SRP अधिगम कहा जाता है। अगला है श्रृंखला अधिगम, फिर है शाब्दिक अधिगम, फिर है बहुवेदन अधिगम, फिर है प्रत्यय अधिगम, फिर है सिद्धांत अधिगम और अंत में है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर पे आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना सबसे ये निम्न पहले स्तर पे ही है संकेत अधिगम। तो ये आपसे देखिए इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे निम्न स्तर पे कौन है, तो 1 नंबर पे कौन है? संकेत अधिगम। इसका पिरामिड ऐसे बन जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, उल्टा पुल्टा हम बना दिए। इसका पिरामिड भी बन ऐसे जैसे मैस्लो का सिद्धांत में बना तो 1 नंबर 2 नंबर, इसके 8 है तो 8 ऐसे डिवाइड हो जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे निम्न स्तर पे कौन है, सेकेंड स्तर पे कौन है, थर्ड स्तर पे कौन है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये क्रम याद रखना है कि पहले दूसरे चौथे। आठों का नाम याद रख लीजिएगा, याद रहेगा। अगला देखिए रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत अनुसार सबसे अधिक उच्चतम स्तर कौन सा है? यहाँ पे पूछ भी दिया है सबसे उच्चतम स्तर, तो सबसे नीचे क्या था? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो सबसे 8वें नंबर पे क्या होगा? यहाँ पे शीर्ष पे क्या होगा? समस्या समाधान अधिगम, तो वही है। अगला है रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो इनके अनुसार 12 वर्ष के जब वो उपरांत होता है, यानी 12 वर्ष के बाद ही वह अपनी समस्याओं का हल करने लगता है। कहीं ना कहीं 12 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। इसी वजह से वो क्या करता है? समस्या का समाधान ढूंढने में अपना मस्तिष्क लगा देता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पैवलव महोदय ने दिया है ना, पैवलव महोदय ने, मैंने बताया है पैवलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इनमें इन्होंने यूसीआर है ना, यूसीआर और सीआर का फंडा इन्होंने समझाया है। इस पे भी मैंने वीडियो अच्छे से बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। आपका बहुत ही बकवास चीज़ें मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। और देखिए आजकल का युग क्या है? चमक दमक। बहुत सारे यूट्यूबर है कि चमक दमक लगा देते हैं तो उसके पीछे बच्चे भागते रहते हैं, तो वो गुण को नहीं देखते हैं। वो उनकी क्या करते हैं, वो अगर जहाँ से आपका फ़ायदा हो रहा है उन चीज़ों को आप देखिए, जहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। अब ये नहीं कि कुछ से कुछ बोल दिए और कुछ से कुछ कर दिए, करवा दिए जा रहे हैं, चमक ये थंबनेल लगा दिया, ये वो कर दिया, तो आपका वो उसके पीछे मत जाइए। आपका जहाँ से फ़ायदा हो रहा है उसके पीछे जाइए। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अगर ज़्यादा बोल दिए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप ही के लिए बोल रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है पैवलव किस संप्रदाय के समर्थक है? तो व्यवहारवादी के समर्थक है। पैवलव है व्यवहारवादी के, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है, इसको याद रखिएगा। और ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक है पैवलव ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको पाचन शक्ति के आधार पे इन्हें पाचन शक्ति शोध के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पहले ऐसे और अंतिम ऐसे अभी तक किसी भी मनोवैज्ञानिक को क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन ऐसे ये मनोवैज्ञानिक हैं जिनको मिला है। ठीक है, कुत्ते की पाचन शक्ति शोध पे इन्होंने कार्य किया है, इसी की वजह से इनको मिला है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगर आपने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला देखिए क्वेश्चन है खेत में बिजुका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी करता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पे। ठीक है, अगला देखिए सुल्तान नामक चिंपैंजी, अभी मैंने जस्ट बताया था, तो कोहलर ने प्रयोग किया है ना। अंतर्दृष्टि सूर्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम, ये भी मैंने बताया है। मनुष्य की प्रजाति का नाम होमो सैपियंस होता है ना। अब देखिए ये भी शायद मैंने बताया, पिंड अवस्था का समय होता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का लगभग होता है ना, पिंड की अवस्था जो होती है। और डिम्बावस्था या डिम्बावस्था 14 डेज होता है। अगला है जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2 किलो से 700 ग्राम, है ना, 3 किलो भी हो जाता है। अब जन्म के समय बालक का वजन ये पौंड में दिया है, तो 7 पौंड याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कितने ईस्वी में मानी जाती है? तो 1900 ईस्वी में मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में आधार देने का श्रेय किन्हें दिया गया है? तो विलियम जेम्स को मिला है। ठीक है। और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, ये आपको याद रखना है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था रुडोल्फ ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो आत्मा का विज्ञान था। पहले दूसरे वीडियो में ही मैंने बताया आत्मा का विज्ञान है कि कौन सा विज्ञान है। अगला क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऊपर जस्ट अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में ये आया हुआ था ना, कर्ट लेविन, है ना। अगला है देखिए, कर्ट लेविन किस विचारधारा के थे? तो ये संज्ञानवादी के ही थे और गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत थे। ठीक है। कर्ट लेविन किस विचारधारा के? देखिए, संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी, दोनों का एक ही अर्थ है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्र। ये शायद रिपीट हो गया, पहले वाला क्वेश्चन है, ये भी पहले का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के? ये भी तो रिपीटेड है। ये भी देखिए, अच्छा देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कुछ आ गई थी। अब देखिए, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो स्किनर आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। इस पर भी वीडियोज बनी हुई हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना? ये थॉमसन ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धि मापन के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया है? तो सबसे पहले जो बीने ने ही दिया था, क्या दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था बुद्धि मापने के लिए। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु बताया था इन्होंने, लेकिन सूत्र नहीं दिया था। मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु है। यानी कि अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है ना, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 25 वर्ष है, लेकिन अगर आपका कुछ क्वेश्चन दिया जाए या कुछ कार्य करने के लिए दिया जाए और उसका अगर आपका मापन किया जाए तो आपका पता चले आपने 80 लाया है मार्क या कुछ, मतलब उसी हिसाब के अंतर्गत आया है, तो उसी हिसाब से आपका क्या मतलब इंटेलिजेंसी मापा जाता है कि आप कितना सक्षम है, कितना नहीं सक्षम है दिमागी तौर पे। ठीक है। तो उसी के आधार पे आपको रखा जाएगा कि आप मंदबुद्धि बालक में आते हैं, मंदबुद्धि मनुष्य में आते हैं, या सृजनशील मनुष्य में आते हैं, या तीव्र बुद्धि वाले में आते हैं। ठीक है। तो अल्फ्रेड बीन ने, अगला प्रश्न है देखिए 54 पे हम लोग आ गए हैं। अल्फ्रेड बीन ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, मंदबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। 55 नंबर पे एस्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? एस्टर्न ने, देखिए याद रखिएगा, क्लैरिटी के साथ ध्यान थोड़ा दीजिएगा। एस्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र दिया। इन्होंने जो सूत्र दिया था ये प्रश्न परीक्षा में आते रहता है। एस्टर्न ने, नाम थोड़ा सा अटपटा है, देखिए एस्टर्न ने दिया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, लेकिन एक और महोदय इनके बाद आए, 1912 में ही आए, और इन्होंने इस पे क्या किया? संशोधन किया बुद्धि लब्धि पे, और इन्होंने कहा कि ये गलत है भाई, ये तो आपका सरासर गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनका नाम क्या था? टर्मेन था। ठीक है। और इन्होंने दिया है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, यानी कि इनका सूत्र यही है, सूत्र तो वही है, लेकिन इनमें क्या 100 भी लग गया। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु और 100, ठीक है, गुने 100 यानी इंटू 100। वो उनका सूत्र बहुत ही सही है, उससे मानसिक आयु वास्तविक आयु आसानी से निकाली जा सकती है। अब है भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया, ये भी प्रश्न आया हुआ है, बुद्धि को नापने से है। ठीक है। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? तो ये भी बुद्धि को मापने से ही है। इसमें मैंने अधिकतर प्रश्न बुद्धि से लिए हैं। एस्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? तो मैंने बताया टर्मन ने। इसका नाम देखिए, यहाँ पे आपको टर्मन भी मिलेगा और टर्मेन भी मिलेगा, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उन्होंने इन्हीं, मतलब दोनों का नाम एक ही है, टर्मेन या टर्मन। ठीक है।
देखिए, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो 1879 में बनाई गई थी, है ना। जर्मनी में कहाँ बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जर्मनी में, याद रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये थोड़ा सा हार्ड में भाग गया। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत, ये आपको कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढना हो तो ढूंढ लीजिए, किताब में नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ये KVS के बुक में मिल सकता है आपको। देखिए, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत वेसलर महोदय ने दिया है 1960 ईस्वी में। अब है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो गुथरी ने दिया है। ये भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा बुक आप पढ़ के जाइएगा। आपके देखिए, बीएड में बेसिक जो बुक्स होते हैं पेडागोजी के, और सबसे बुक जो होता है KVS का पेडागोजी आपका कवर करना है तो आपका NIOS का बुक जो आता है, या फिर इग्नू का बुक ले लीजिए पेडागोजी का, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उतना टाइम नहीं है कि आप उतना पढ़ पाए, तो इससे अच्छा है वीडियो देखिए, और वीडियो से आपका कवर हो ही जा रहा है, क्या दिक्कत है उतना पढ़ने। अगला प्रश्न है, देखिए, स्व सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल रोजर ने दिया है। आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? तो मैंने बताया कि अब्राहम मॉशले ने दिया है। ठीक है, मैशले भी इनका कहीं कहीं नाम आता है, अब्राहम मैशले भी रहेगा। मानवतावाद का सिद्धांत, या ऐसे पूछ दिया जाएगा कि आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? ठीक है, तो अब्राहम मैशले ने दिया है। अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम पे तो अच्छी खासी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ तो सीखना होता है, अब तात्पर्य क्या होता है? तो मानव व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। अधिगम पूर्ण कब होता है? तो मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो ही वह पूर्ण कहलाता है। मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तभी वो पूर्ण कहलाता है। अधिगम पे बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया, अगर अधिगम समझना है अच्छे से डिटेल में, क्योंकि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वहाँ से आप बच नहीं पाइएगा। ठीक है, अब देखिए, संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये वाटसन को कहा जाता है, ये भी मैंने बताया। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड, और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक भी सिगमंड फ्राइड ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। और किस अनुच्छेद में पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है तो वो किस संविधान के अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आए दिन टीचिंग एग्जाम में आते रहता है। तो अनुच्छेद 21A 2002 में, और 86वें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 2002 में, तो कौन सा संशोधन था? तो 86वां था, 86वां 86th। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में है? तो 21A में ये वर्णित है, और 21 अनुच्छेद 21A में ही वर्णित है, और कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, CBSE कब बना? तो ये CBSE 1929 में बना है। अगला देखिए, एक कक्षा और शिक्षक का छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 होना चाहिए, यानी कि 40 स्टूडेंट पे एक ही टीचर होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बताएं, 100 से 150 स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे हम लोग एक ही रहते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में जब जाइएगा, खासकर बिहार में जब आइएगा, तब पता चलेगा आप लोगों को। 1:40 ये सब कहीं सुनी बातें हैं, इन सब पे ध्यान ना दीजिए। हाँ, लेकिन दूसरे स्टेट में जाते हैं तो शायद उसका मैंने तो अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी बिहार में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे हमें झेलना पड़ता है कम से कम 150 बच्चों को। 150 नहीं तो चलिए 100 तो आते ही आते हैं। अगला देखिए, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो जो रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन होता है CBSE ही करता है।
अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास हो, वही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होगा ना। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ने की विधि है? तो ये है विश्लेषण विधि, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर विश्लेषण विधि। अगला देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ने की? ऊपर में क्या था? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये है संश्लेषण विधि, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, अब सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? तो आगमन विधि, वही हो जाएगा, यानी कि संश्लेषण विधि के अंतर्गत ही आगमन विधि भी आता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये निगमन विधि का, यानी कि संश्लिष्ट विधि का वो हो जाएगा, संश्लेषण विधि कौन सा था? विश्लेषण विधि। अगला देखिए, और हाँ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको मैंने हालांकि समझाया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तो आगमन विधि, और इसमें ये याद रखिएगा, पहले उदाहरण दिया जाता है, पहले एग्जाम्पल बच्चे को समझाए। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को क्या समझा रहे हैं? पानी के बारे में, H2O के बारे में समझा रहे हैं, मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, H2O के बारे में समझा रहे हैं, तो पहले बच्चे को H2O, ये नहीं कि हाइड्रोजन बताइए, ऑक्सीजन बताइए, ये बताइए, वो बताइए, नहीं, आपको पहले उसका उदाहरण देना है कि ये बच्चा, ये पानी है, इसमें ये है, वो है, ये है, मतलब इतने, ठीक है। तो यानी कि आपको पहले एग्जाम्पल देना है, तब उसके नियम कानून बताइए कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, उसमें 2 अणु है या 1 अणु है, कुछ भी है, ठीक है। तो पहले उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए, उसके बाद उसके नियम समझाइए, तो वो आगमन विधि है। और आगमन विधि का यदि अगर आप प्रयोग करते हैं शिक्षक के नाते, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट हैं अभी और टीचर बनने जा रहे हैं, तो वो आगमन विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और हो सके तो प्रत्यक्ष विधि, करके विधि, ये सब खेल खेल में विधि, ये सब चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपका अधिगम बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और बच्चे अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता होती है या योग्यता में कमी होती है, यानी कि विकार होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं ना। लेखन से उत्पन्न विकार, यानी कि जिन बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको कौन सा विकार कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। और जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। यहाँ पे देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना कौन सा विकार है या कौन से संबंधित है? तो ये क्या है? डिसलेक्सिया, ये आपको याद रखना है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? तो भाषा घात है, ठीक है। अगला देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, ये थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है हमें। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया, नहीं, ये फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से संबंध है तो पढ़ने की समस्या से संबंधित। वैसे विकार पे मैंने वीडियो बनाया है, यानी कौन से विकार से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं या क्या होता है, उस पर मैंने अच्छे से वीडियो विकार नाम से बना हुआ है, देख लीजिएगा आप। डिस्थीमिया, तो गंभीर तनाव की जो अवस्था होती है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। गणित को समझने की आवश्यकता, गणित को समझने की असक्तता, यानी कि जो बच्चे गणित में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को गणित सीखने में दिक्कत होती है या विकार उत्पन्न होता है, तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, डिसकैलकुलिया। लिखने संबंधी विकार, तो ये याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से, ऊपर में फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा, तो डिस्ग्राफिया जो होता है मुख्य रूप से बच्चे को, जिन बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, जैसे ए बोलेंगे लिखने के लिए तो ए लिखेगा, ABCD मान लीजिए लिखने के लिए बोले तो वो क्या लिख देगा? ऐसे लिख देगा, A और B उल्टा ऐसे लिख देगा, और C ऐसे और D भी ऐसे लिख देगा। तो वो ना, मतलब उसको लिखने में दिक्कतें आ रही हैं, लिखने में दिक्कतें आ रही हैं और पढ़ने में भी दिक्कतें आ रही हैं। D को अगर B बोल रहा है तो वो क्या हो गया? डिसलेक्सिया। और अगर लिखने में दिक्कत आ रहा है तो डिसग्राफिया, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चन भी ले लिया है। मौखिक रूप से सीखने की असक्तता, यानी कि जिन बच्चों को मौखिक रूप से दिक्कत हो रही है,
बोलने में, समझने में, तो वो अफेजिया या डिस्फेजिया भी होता है। ठीक है, डिस्फेजिया भी होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति, तो ऊपर ही मैंने बता दिया था 1590 में, रुडोल्फ, इनका हाफ नेम है, और रुडोल्फ गाइक्वाल पूरा नाम है। रुडोल्फ याद रखिएगा, पूरा नाम तो याद नहीं होते रहता है इन लोगों का, ऐसा ऐसा नाम रहता है। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं जो होती हैं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ये क्या हुआ? सामाजिक अंतःक्रिया हुआ ना। और ये हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सीखते हैं, करते हैं। अब देखिए, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। अभी जो है 19वीं से 20वीं शताब्दी से व्यवहार का विज्ञान इसको कहा जाने लगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ये भी याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा है। और मनोविज्ञान पहले किस चीज़ की शाखा थी? तो दर्शन शास्त्र की शाखा थी, ये भी याद रखिएगा। अब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। और किसने कहा? तो पंपोनोजी ने कहा था। इसको मैंने रिपीटेड लिया है, पिछले वीडियो में भी मैंने शायद लिया था। अगला है 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? तो चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। और किसने कहा? विलियम जेम्स और वुंड्स ने कहा था, याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? तो व्यवहार का विज्ञान। और ये याद रखिएगा, किसने कहा? तो वाटसन ने कहा था। ठीक है, और व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी, वही जिन्होंने बिल्ली पे सिद्धांत प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा। इनका नाम तो कोई भी भूल ही नहीं सकता, जो टीचिंग में आना चाहते हैं वो तो खासकर नहीं भूलेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक बहुत ही फेमस नाम है। थॉर्नडाइक और पियाजे CTP में थॉर्नडाइक प्रयास और भूल का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। अगला देखिए, 99 क्वेश्चन हम लोगों का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हो गया। तो दोस्तों, ये 100 प्रश्न थे आप लोगों के लिए। अगर KVS की अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और वीडियो भी सीरियसली होके देख रहे हैं, तो आपका निश्चय चयन निश्चय है। देखिए, अब ये नहीं कि इसमें मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैडम नहीं आ रही है, अपने ये बाल नहीं दिखा रही है, चेहरा नहीं दिखा रही है, चमक पे मत जाइए। क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हॉल में आप चमक, कौन सा चमक देखिएगा? किसी का चेहरा देखते रहिएगा, हो गया आपका काम। तो सीरियसली होके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चमक दमक, जहाँ चमक दमक पे जाइएगा तो हो गया, वही चमक काम आएगा, काम नहीं देगा फिर, है ना। तो पढ़ाई आपका गुणवत्ता होना चाहिए। जिस वीडियो से, जिस यूट्यूबर से आपका गुणवत्ता निखरता है, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे चीज़ों को देखिए, समझिए, परखिए, और जो चीज़ें आपके लिए सही है उसी का चयन करिए। कोई बलपूर्वक वाला काम ही नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए अच्छे से, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।